बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। आपका कल सेल डिवीजन का दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आपको पहला स्टेज, पहली फेज अच्छे से समझ आई होगी। आपको कल के लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैं आपके साथ आपके लेवल पर आकर आपको नीट की तैयारी करवा रही हूँ एंड आई होप कि आपको वो पसंद आ रही होगी। आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ। आज हम देखेंगे मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। माइटोसिस, एमफेज आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही आपका आधा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा आपका मियोसिस। अगर माइटोसिस आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो मियोसिस में आपको दिक्कत नहीं आती है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है आप प्लीज मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज से लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, आपको बेसिक पहले पता होने चाहिए। तो बेसिक मैं पुरानी वीडियोज में बता चुकी हूँ। कल हमने प्रोफेज करा था, प्रोफेज शुरू किया था हमने। अब हम करे हैं मेटाफेज। प्रोफेज में हमने क्या देखा था? प्रोफेज में हमने देखा था कि आपका जो सेंट्रियोल है वो पोल्स की तरफ जा चुका है, उससे रेज फॉर्म हो रही है जिसे एस्टर रेज बोलते हैं। आपके कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनेलीज इस फेज में नहीं प्रेजेंट होती है। आज हम आते हैं एम फेज या फिर मेटाफेज। एक पेज लेंगे हम, जैसे हम पेज पर समझाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलो पहले हम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज डायग्राम बनाएंगे, उसके पॉइंट्स लिखेंगे और फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ताकि वो आपको इजी हो जाए। आपको जो ये फेजेस होती हैं ये डिफिकल्ट क्यों लगती है, ये आप क्यों पढ़ना नहीं चाहते हैं या क्यों आपके दिमाग में नहीं घुसती हैं? क्योंकि जो इनकी इंग्लिश लिखी है एनसीईआरटी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी है। बताना वो सिंपल सी चीज़ चाह रहा है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बता रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, वो सिंप्लीफिकेशन से भी आपको वही चीज़ें आएंगी लेकिन अच्छे ढंग से आएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दूसरी फेज से, मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज एम से याद रखना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। मतलब इस स्टेज में सेल की मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। किसी को भी अगर सेल के बारे में पता करना, उसकी मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर्स के बारे में पता करना है तो वो बेस्ट फेज कौन सा होगा? मेटाफेज में पढ़ा जाता है। ठीक है, मेटाफेज में क्या क्या होता है? सेल बनाते हैं, ये बन गया सेल। पोल्स पर क्या है? सेंट्रियोल। ये क्या निकल रही है? एस्टर रेज। पोल्स पर सेंट्रियोल क्या निकल रही है? एस्टर रेज। हम किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी कब, अब किसी भी सेल की छोड़ो, हम किसी की भी मॉर्फोलॉजी या किसी का कैरेक्टर कब देख सकते हैं? जब वो अच्छे से बिहेव कर रहा हो। अच्छे से बिहेव करने का मतलब है इसका जो आपका ये क्रोमोसोम है, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आ चुका हो। एक इक्वेटोरियल प्लेट पर जब ये आ जाएगा तो हम इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपका अटैच किससे? ये स्पिंडल फाइबर से। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्या है ये? सेंट्रियोल। क्या है ये? एस्टर रेज। क्या है ये? क्रोमोसोम। ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकाल सकते हैं? हम इसमें पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, इसके जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम कहां जाके अटैच हो गए हैं? अरेंज हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर।
इसमें जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, इसीलिए वो अच्छे से बिहेव करने लग गया ना, उसमें मैच्योरिटी आ गई है। जब किसी में मैच्योरिटी आ जाती है वो बिहेव ठीक करने लगता है, पहले से बेहतर करने लगता है। तो क्रोमोसोम अभी तक कंडेंसेशन में थे कि वो कंडेंस कर रहे हैं, अब वो कंडेंस हो चुके हैं, कंप्लीट कंडेंसेशन हो चुका है। ठीक है, इसमें n वैल्यू कितनी है 4, c वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये आपका है मेटाफेज। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी क्या कहती है मेटाफेज के लिए। आ जाओ, The complete disintegration of nuclear envelope mark the start of second phase of mitosis. phase में हो जाता है। The chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage condensation of chromosome is completed. अभी हमने पढ़ा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। They can be observed clearly under microscope. This stage at which morphology of chromosome is most easily studied. ये मैंने बता दिया। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच है। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पर। ये ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये हम पढ़ चुके हैं, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, हो गया। Then moved at the position in the center of the cell. क्रोमोसोम कहाँ पे मूव हो गए, सेंटर ऑफ द सेल पर। Hence the metaphase is characterized by all chromosome coming lying at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite pole. This plane of alignment of chromosome at metaphase is referred to as metaphase plate. The key feature of इसमें कुछ नहीं बोला है, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अटैच करते हैं काइनेटोकोर पे और 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच होती हैं सेंट्रोमियर। बहुत इजी है, ये सब समझ से बाहर है। जो आपको इजीली मैंने समझाया है वो अगर आपको पता है तो आपका ये पैराग्राफ कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. Chromosome are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fiber to both the poles. Easy? समझ आ गया होगा। ये होता है आपका मेटाफेज। क्या होता है ये, मेटाफेज कंप्लीट। विद इन 5 मिनट्स आपका मेटाफेज कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है। सोच के देखो, 5 मिनट में इतनी जल्दी तो कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, इतनी जल्दी तो कोई टॉपिक समझ नहीं आता। ये कंप्लीट नहीं हो, ये आपको समझ आया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो इससे ज़्यादा इजी आपको समझ ही नहीं आ सकता कुछ। सेल डिवीजन सबसे इजी चैप्टर है आपकी बायोलॉजी का, इससे इजी कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, इसके लिए आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको इजी लगेगा। अगला आते हैं हम एनाफेज पर। किस पर चलते हैं हम, एनाफेज। चलो भाई, अब हम क्या, एनाफेज का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हो गया, ये सेंट्रियोल, ये एस्ट्रोरेज। क्या है ये, सेंट्रियोल, ये है एस्ट्रोरेज। ठीक है, इसके बाद आपका पहले ये था सेंट्रोमियर, ये थे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझने की कोशिश करना, ये यहां से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये सेंट्रियोल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। समझ आ रहा है कैसे, ऐसे ये सेंट्रियोल की तरफ जा रहे होंगे। सेंट्रियोल तो स्पिंडल फाइबर बना रहा है, ये
डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर और कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स पोल्स, मूव टुवर्ड्स पोल्स। इसमें ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक प्रॉपर क्रोमेटेड क्रोमोसोम से आपका एक अलग सेल बनने जा रहा है, तो ये उसके बीच का स्टेज है। तो इसमें एज सच कोई भी क्रोमोसोम या डीएनए का हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन स्टेट है तो हम एन तो 4 ही रहेगा, वो तो हमें पता है। क्रोमोसोम भी 4 रहेगा, क्रोमोसोम मतलब 2n, ठीक है। देखते हैं एनाफेज में क्या लिखा है। डायग्राम आपको समझ आ गया ना? इसे देखो एनाफेज। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase phase is split simultaneously, and the 2 daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite pole. इसने क्या बताया? जो आपका ये क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स क्या होगा? पोल्स की तरफ टूटना शुरू हो जाएगा, पोल्स की तरफ जाता है टूटने के बाद। As each chromosome moves away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole, hence leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. मतलब ऐसे, ये सेंट्रोमियर, मैं बन गई हूँ सेंट्रियोल, ये है सेंट्रोमियर और ये इसकी रेज निकल रही है ऐसे, ये इसकी रेज है। क्या है ये? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड निकल रहा है, ये इसका सेंट्रोमियर और मैं हूँ सेंट्रियोल। ऐसे आ रहा होगा ये ऐसे, ठीक है। Thus anaphase stage is characterized by following events: centromere split, chromatid separate। chromatid separate हो गए, दोनों ऐसे थे, ऐसे ऐसे करके थे, अब वो ऐसे जा रहे हैं ऐसे, तो एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे। चलो, जो आपका मेटाफेज था, ये आपका जो डायग्राम एनसीईआरटी का, अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज। थोड़ा सा प्रोसेस में आ रहा है ना कंडेंस होने के, इसमें यहाँ पे कंडेंस हो गया, ये ट्रांजिशन है मेटाफेज के लिए, मतलब आ रहा है, ये शक्तियाँ जागरूक हो रही हैं, शक्तियाँ आ रही हैं, ये ऐसे 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 लाइन में आने के लिए, और लेट मेटाफेज में ये लाइन पर आ गया। मेटाफेज के बाद है एनाफेज। एनाफेज में ये देखो, ये है सेंट्रियोल, ये है एस्ट्रल रेज, ये है क्रोमेटिड्स, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। एनाफेज आप बता देंगे क्या होता है? इजी है। अब आते हैं हम टीलोफेज पर। टीलोफेज पर आते हैं। टीलोफेज का डायग्राम बनाते हैं। टीलोफेज का डायग्राम बनाते हैं। सेल बनाओ, सेल बना, ये आपका सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, जो क्रोमेटेड सेंट्रियोल के पास आ रहे थे, अब वो क्रोमोसोम फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे? क्रोमोसोम। और एक ये ऐसे लेयर बना लेंगे अपने आसपास। क्या हो गया? ये कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म हो चुका है, दो अलग अलग न्यूक्लियोप्लाज्म बन चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, डीकंडेंस हो गए क्रोमोसोम। जब डीकंडेंस हो गए तो उन्होंने लूज कर दी अपनी इंडिविजुअलिटी। पहले वो अकेले अकेले काम कर रहे थे, अकेले अकेले पड़े थे, तो उनकी खुद की एक पहचान थी, क्रोमेटिड्स की खुद की एक पहचान थी। जब वो सेंट्रियोल के साथ मिल गया, क्रोमोसोम बना दिया, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी। अब वो दूसरे के नाम से पहचाने जा रहे हैं।
क्रोमेटिड किस नाम से पहचाना जा रहा है? क्रोमोसोम के नाम से। उसके बाद इसमें क्या अपीयर हो जाएंगी? ये मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, इसमें मेम्ब्रेन आ जाएगी। ER, गोल्गी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये सब दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जो ये आपका पूरा क्रोमोसोम और ये सेंट्रियोल, ये सब क्या बना देंगे मिलके? क्रोमेटिन। क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। जो आपका मटेरियल है, जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका डिवीजन है, वो क्या किस फॉर्म में आ जाएगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है, चलो देखते हैं एनाफेज में क्या लिखा है इन्होंने, टीलोफेज में क्या लिखा है। क्या लिखा है टीलोफेज में? एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज, द क्रोमोसोम that have reached their respective pole decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at two poles. This is the stage which show the following events. Chromosome cluster at opposite spindle poles. Their identity is lost as discrete elements. Nuclear membrane develops around the chromosome cluster at each pole forming the two daughter nuclei. अभी हमने देखा ना, एक ये ये न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER रिफॉर्म, गोल्गी बॉडीज, ER न्यूक्लियोलस दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारा हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अलग अलग दो इंडिविजुअल बनाने के लिए उनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना चाहिए ना, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। इधर पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये टीलोफेज है, दिख रहा है आपको? ये एक स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, दोनों क्या है? ये टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करके साइटोकाइनेसिस कराते हैं। माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at end of which cell division get completed. जब आपका ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमेटिन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा में। अच्छा, साइटोकाइनेसिस भी दो तरीके से होंगी, ठीक है? कैसे? प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये है एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। एनिमल सेल में ये जो आपका साइटोप्लाज्म सेल की लेयर है, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। ये क्या लगाती है? अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। ये फरो दिख रहा है आपको, तो ये कैसा होगा? सेंट्रीपिटल डिवीजन होगा। अंदर की तरफ से आपका दो डॉटर सेल बनेंगी। वहीं जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये आपका बाहर की तरफ ऐसे लेयर फॉर्म करती हैं, ऐसे। ये बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। कौन सा होगा ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की तरफ बन रहा है रिंग, बाहर की तरफ एक और वॉल बन रही है प्लांट के केस में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जब एनिमल के केस में अंदर प्रेशर लग रहा है, अंदर की तरफ फॉर्म होगी लेयर, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल। बीच की जो ये है, ये बनाती है आपकी इक्वेटरल प्लेट। ये क्या बनाती है? आपकी मिडल लेमेला। क्या बनाएगी? मिडल लेमेला। फ्रेगमोप्लास्ट, याद है कुछ? सेल प्लेट फॉर्मेशन, फ्रेगमोप्लास्ट, यही वो कंडीशन है। आओ, तो यहाँ पे जो इसने बोलने की कोशिश करी, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेंट्रीपिटल। क्या बताना चाह रहा है ये? सेंट्रीपिटल। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल। ये बता रहा है सेंट्रीफ्यूगल। अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म का काम क्या है
क्या नाम है आपका? सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म फॉलो करता है। In plant cells, wall formation start in the center of the cell and grow outward, meet the existing lateral walls. The formation of new cell begins with the formation of simple precursor called cell plate, जिसका क्या फॉर्म होता है? middle lamella, that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cell. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cell. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, which is multinucleate condition arises. मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन किस में होती है? लिक्विड एंडोस्पर्म में। लिक्विड एंडोस्पर्म में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, मतलब इसका न्यूक्लियस 3n हो जाता है। जब इसका न्यूक्लियस 3n हो गया तो इसमें डीएनए कंटेंट भी 3n में आएगा। अगर बोला जाए कि आपके पास एक सेल है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म सेल है, जिसका आपका शुरू का जब ये सेल था तो इसके पास था 10 पिकोग्राम, 10 पिकोग्राम था कंटेंट, तो एंड में क्या हो जाएगा? 3n, मतलब 30 पिकोग्राम। अगर नॉर्मल कोई अगर सेल होता तो उसका क्या होता? 20 पिकोग्राम। इसी के साथ ही आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। साइटोकाइनेसिस आपने देख लिया है। इसके बाद बचता है सिर्फ सिग्निफिकेंस की माइटोसिस हम करा क्यों रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसी में ही आप मार्क करते हुए चलेंगे। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। डिप्लॉयड सेल्स क्यों? क्योंकि वैसे ही इक्वेशनल है तो 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है। However, in some lower plants, in some social insect, haploid cells also divide by mitosis. लोअर प्लांट्स और थोड़े से कम जो एडवांस इंसेक्ट होते हैं उसमें हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो जाता है। It is very essential to understand significance of division in life of an organism. Are you aware of some example where you have studied haploid and diploid insects? आपने पढ़ा है, इंसेक्ट्स पढ़े, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स में कौन से? ड्रोन्स ऑफ हनी बी। यहाँ पे किसकी बात करना चाह रहा है? ड्रोन्स ऑफ हनी बी की। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल फर्स्ट। इसका सिग्निफिकेंस विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जीन से मैच खाते हुए। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, मतलब ग्रोथ किसकी हो रही है, किस वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से। ये दूसरा इसका सिग्निफिकेंस हो गया। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड एंड रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। टू रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हमारा माइटोसिस किया जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक रेशियो बना रहे, ना तो एक ज्यादा हो ना दूसरा कम हो, इसलिए हम माइटोसिस करवाते हैं। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर के लिए भी माइटोसिस किया जाता है। फोर्थ, 4 ये आपके इसके सिग्निफिकेंस होगी। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल लाइनिंग ऑफ द गट, blood cell are being constantly replaced. Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of plant throughout the life. इन्होंने ऊपर पूछा था और लास्ट में अपने आप ही बता दिया। प्लांट्स में कौन कौन से बताए इन्होंने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू एंड लेटरल कैम्बियम में माइटोसिस होता है। एनिमल्स में आपका अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, स्किन, जब एक बार कटती है स्किन, यहाँ से कटा फिर आ जाती है, फिर कटती है फिर आ जाती है, मतलब रिस्टोर हो रहे हैं सेल्स। उसके बाद आपका किसमें? सेल ऑफ गट, ब्लड सेल्स, ये सारे कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब इसमें माइटोसिस हो रहा है। इसी के साथ आपका माइटोसिस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, ये लेक्चर समझ आया होगा और माइटोसिस आपको एकदम क्लियर होगी। अब इसके बाद आपको माइटोसिस से तो डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आज हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो गया, कल हम मियोसिस से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे इससे बेहतर वीडियोस देख पाएं, समझ पाएं और अपना नीट क्रैक कर पाएं। मेहनत है तो एम्स है, मेहनत मैं करा रही हूं, आप मेहनत कीजिए। एम्स मैं दिलवा रही हूं, एम्स लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Stay motivated, keep hydrating yourself, keep studying. Thank you.